देखिए, प्रोफेशनली आप पास्ट में क्या हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है प्रेजेंट में क्या है, लोगों के लिए कितने कामयाब हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, लोग आपका चेहरा एज सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं। वो तो वोटों से पता चला। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर उनकी सरकार है तो दिल्ली को अगर पंजाब के साथ कंपेयर करें तो एक डिस्ट्रिक्ट जितना तो वो दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा कह सकते हैं। और वहाँ की जो वर्किंग है और पूरे सूबे की, जो सूबा कहते हैं जो मतलब बड़ा होता है, जो पंजाब हरियाणा जो बड़े सूबे हैं, तो यूपी इन दोनों से ही बड़ा है। तो ऐसे सूबों में अगर कोई काम करे तो पता चलता है। तो छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो काम करना, जितना आपके पास एरिया कम होगा आप काम करना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास बड़ा जाता है तो आपके पास काम करने का जो विज़न है वो क्या है। पायलट प्रोजेक्ट अगर आपका कामयाब होता है अच्छे तरीके से, तभी पता है। लोग दिल्ली के लोगों को पूछिए जाकर कि एक्चुअल में उनको दिक्कत क्या है। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रहा है वो और एक्चुअल फैक्ट में बहुत फ़र्क चलता है। आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेकअप करना और फिल्टर्स डालने, आजकल तो सेल्फ़ी का ज़माना, और सेल्फ़ी के अंदर भी आजकल स्नैपचैट है। स्नैपचैट में तो आपको उम्र भी आपकी 10 साल पीछे कर देती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया से बाहर निकल के एक्चुअल लाइफ में लोगों की पीड़ता क्या है, लोगों तक पहुंचना कैसे है। आप मैं कल एक कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक बात करी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप सिंह जी को पहले हरियाणा कैबिनेट की ब्रीफिंग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा दी गई। इसके साथ साथ अब क्योंकि चुनाव है विभिन्न प्रांतों के अंदर, तो विभिन्न जिम्मेदारियां भी दी जा रही है और इन पर एक बार फिर से भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जताया और इनको पंजाब में मीडिया के कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक तरह से संचालक के रूप में अगर कहा जाए, जिम्मेदारी दी गई है। इनसे चर्चा करेंगे खेलों की भी, लेकिन आज क्योंकि राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, राजनीति से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है संदीप जी आपका। थैंक यू सो मच जी। संदीप जी, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लगभग सभी को स्वीकारे निकले हैं जो सर्वे करवाया गया है। देखिए, सर्वे में तो कुछ भी आ सकता है। सर्वे में तो ये भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो मतलब जिसका तुक नहीं बनता है, लेकिन जो भी पार्टी का सर्वे होता है वो डेफिनेटली अपने तरीके से करते हैं। लेकिन बात यह है कि सर्वे करने से लोग क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, क्वेश्चन ये है। इसके अलावा क्योंकि एक कॉमेडियन से लेकर मुख्यमंत्री के फेस बनने तक का भगवंत मान का एक अपना सफर रहा है। क्योंकि आप उनके बारे में अगर आंकलन करें तो कैसे करेंगे? देखिए, प्रोफेशनली आप पास्ट में क्या हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है प्रेजेंट में क्या है, लोगों के लिए कितने कामयाब हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, लोग आपका चेहरा एज सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं। वो तो वोटों से पता चलेगा। लेकिन बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर्वे में आप निकलवा सकते हैं, केजरीवाल भी अपने आप को निकलवा सकता है कि मैं सीएम चेहरा हूँ पंजाब का, मुझे सीएम लोग मांग रहे हैं। उसने तो मतलब जो चाहे केजरीवाल जी हैं चाहे वो भगवंत मान जी हैं, लेकिन इनका सर्वे आने के बावजूद भी अगर आज जिसको भी आज अनाउंसमेंट करेंगे, खुद भी हो सकते हैं, किसी और को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बात संदीप ये है। संदीप जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली के बाहर निकल रहे हैं, पंजाब हरियाणा में भी उनका संगठन चल तो रहा है, लेकिन अभी पूरा मजबूती से खड़ा नहीं है। गोवा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कई स्टेट में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए प्रभाव दिखाने की कोशिश की जा रही है। कैसे समझते हैं आप? देखिए, मैं पहले तो इसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर उनकी सरकार है तो दिल्ली को अगर पंजाब के साथ कंपेयर करें तो एक डिस्ट्रिक्ट जितना तो वो दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा कह सकते हैं। और वहाँ की जो वर्किंग है और पूरे सूबे की, जो सूबा कहते हैं जो मतलब बड़ा होता है, जो पंजाब हरियाणा जो बड़े सूबे हैं, तो यूपी इन दोनों से ही बड़ा है। तो ऐसे सूबों में अगर कोई काम करे तो पता चलता है। तो छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो काम करना, जितना आपके पास एरिया कम होगा आप काम करना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास बड़ा जाता है तो आपके पास काम करने का जो विज़न है वो क्या है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इतना बड़ा देश है, उस देश को कोविड जैसे में आप देखो कितनी भयंकर बीमारी थी जब फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, अब थर्ड वेव चल रही है। तो उस तरीके से वहाँ से निकलना, हर वर्ग के बारे में सोचना,
इतनी बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हर काम करना, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर वर्ग के बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना, और एज ए वर्कर पार्टी के होने के नाते हर इंसान जो है पार्टी के साथ जो जुड़ा है वो ग्रास रूट तक काम करता है। तो ये कार्य दिखाता है। आपकी अगर फौज ही बहुत छोटी है, तो फौज का सिर्फ सोच है कि हमें अपना नाम चमकाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर ज़्यादा लंबा भी सफ़र चलता है। और जैसे वो गोवा की तरफ अब इलेक्शंस में पूरा पंजाब में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। देखिए, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये बताएं कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट अगर आपका कामयाब होता है अच्छे तरीके से, तभी पता है। आप दिल्ली के लोगों को पूछिए जाकर कि एक्चुअल में उनको दिक्कत क्या है। आप तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रहा है वो और एक्चुअल फैक्ट में बहुत फ़र्क चलता है। आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेकअप करना और फिल्टर्स डालने, आजकल तो सेल्फी का ज़माना, और सेल्फी के अंदर भी आजकल स्नैपचैट है। स्नैपचैट में तो आपको उम्र भी आपकी 10 साल पीछे कर देती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया से बाहर निकल के एक्चुअल लाइफ में लोगों की पीड़िता क्या है, लोगों तक पहुंचना कैसे है। कल एक कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक बात करी। पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो कैश अवार्ड की हैं, चाहे वो जॉब्स की हैं, चाहे वो बच्चों खिलाड़ियों तक उनको खेलने से पहले नर्सरी स्टेडियम्स, वो सारी चीज़ें अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता लग जाएगा बिना किसी बताए कि क्या पंजाब में और क्या हरियाणा में है। पंजाब के अंदर बीजेपी की स्थिति आप क्या मानते हैं? देखिए, स्ट्रांग हो रही है, लोगों को दोबारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप देख लीजिए कि किसी भी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कैसे मजबूत हो रही है, क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो पहले ही स्ट्रांग होता है वो बाद में हमेशा एक लेवल पर रह के स्ट्रांग नहीं रहता। आप ग्रेजुअली अगर इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं। पंजाब के अंदर बीजेपी ने अतीत के में जितने भी चुनाव लड़े, पंजाब की लगभग 117 विधानसभा सीटें हैं, तो वहाँ पर जो अगर देखा जाए तो शहरी के क्षेत्रों में लड़े। ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से अगर माना जाता है कि बीजेपी का ज़्यादा वोट बैंक नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो दोस्ती हुई है वो कितनी कारगर रहेगी? देखिए, ये हाईकमांड का बहुत अच्छा डिसीजन भी है और इस डिसीजन का मैं स्वागत भी करता हूँ। और डेफिनेटली कई ऐसे पत्ते होते हैं जो शो नहीं करने चाहिए और आखिरी मोमेंट पे ही दिखाने चाहिए, तभी वो रेस जीती जाती है। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन दोनों का आपस में प्रेम जग जाहिर हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, एक हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ कभी शांति नहीं रहती है। एक ही लाइन में। लेकिन कांग्रेस के साथ मुकाबला देखते हैं, किसके साथ मुकाबला देखते हैं पंजाब में? क्योंकि आपने पंजाब में अब इलेक्शनों में आगे निसंदेह आपकी ड्यूटी भी लगेगी, आपको को कई सीटों पर जाना भी पड़ेगा। देखिए, पंजाब में अभी कुछ भी चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें खुलनी है। मेरा ये अनुमान है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो बदल कर सामने आएंगी। मैं भी उस समय का वेट कर रहा हूँ। खेलो इंडिया की बात की जाए, वो एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। देखिए, जैसे आपको पता है कि ये अंडर 18 युवाओं के लिए, यूथ के लिए खेलो इंडिया गेम्स थी, और ये गेम को अभी पोस्टपोन किया है बिकॉज ऑफ कोविड की थर्ड वेव कह सकते हैं, या ओमिक्रॉन कह लीजिए। और ये स्पेशली इसीलिए 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए हम प्रेरित भी कर रहे हैं और लगवा भी रहे हैं उनको। और मेरा अनुमान ये है कि हमें हेल्थ पहले देखनी चाहिए, क्योंकि युवा हैं, और युवाओं को हेल्थ का पहले एक बार देख के कि हमारे यहाँ सिम्टम कैसे हैं, किस तरीके से उसके ऊपर उनका असर हो रहा है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि इस बार अगर हम डिले करेंगे तो हमारे खेल ही नहीं करवा पाएंगे। जैसे ओलंपिक्स का था कि 2020 में अगर नहीं हुआ तो 2021 में ही होगा सेम डेट पे। अगर 21 से भी डिले हुआ तो शायद से ओलंपिक ना हो पाए, स्पॉन्सर चले जाएंगे, या इसमें कोई ऐसे
लंबी चौड़ी बात नहीं है कि स्पॉन्सर्स की, इसमें हमें हेल्थ पहले देखना है, बच्चों की सुविधाएं देखनी है, क्योंकि ये विलेज नहीं है। वहाँ पर विलेज अगर ओलंपिक से कंपेयर करें तो ओलंपिक में एक विलेज होता है, और विलेज में आप एक बायो जो बनता है, बायो बबल्स, उस तरीके से यहाँ जो वहाँ पर रहते हैं उनको हम बाहर नहीं भेज सकते। फिर भी उसकी एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक मास्क पहनना, एक जो नॉर्म्स होते हैं कोविड के जो हमने बना रखे हैं पूरे WHO की तरफ से, तो उसकी केयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा अगर आता है तो एक विलेज नहीं है, यहाँ पर उनको होटल्स की सुविधा दी जाएगी, लेकिन होटल्स में जो खाने बनाने वाले हैं, जो कुक हैं, वो अपने अपने घर से भी आएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं एक आइडियली ये सोचता हूँ कि अगर इस चीज़ को हमने डिले किया तो उसका हेल्थ पे सीधा सीधा एक अच्छा प्रभाव जाता है बच्चों का, कि पहले हेल्थ है, बाकी चीज़ें बाद में है। अगर हम फिट हैं तो फिर हम दोबारा भी इसको 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में भी करवा सकते हैं, वो डिसाइड करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये डिले होना और इसका रिजल्ट जो है, जो पीक लेवल के आने के बाद ही हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कब इसको करवाएंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन बहुत लंबे घमासान के बाद आखिरकार अब कुछ पटरी पे आती नजर आ रही है, क्या आ जाएगी? देखिए, HOA काफ़ी समय बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हम इसको जीत पाए हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा यही है कि जो एसोसिएशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट स्पोर्ट्स की, सभी गेम्स जो इसमें आती हैं, तो उसको हम फाइन ट्यून कर पाएंगे। उनमें कई चीज़ें हैं जो सुधारने के लिए, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन जो हम खेलते थे तो कई चीज़ों के ऊपर गुस्सा भी आता था कि सिलेक्शंस, ट्रायल्स, टीम बननी, भाई भतीजा होना, तो ऐसी चीज़ें चलती थी। तो यही है कि इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ भी करें, इसको हम अच्छे तरीके से लेके जाएं, उसी के ऊपर हम बहुत जल्द बैठक करने वाले भी हैं। कोविड की तीसरी लहर इस वक्त पीक की तरफ है। ऐसी स्थिति के अंदर जो खिलाड़ी मैदानों में जाते हैं सुबह अपनी एक्सरसाइज करने, योगा करने या और चीज़ें, उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिकली जैसे गाइडलाइन है कि 2 इंजेक्शन लगे होने चाहिए, इस तरह की मतलब गाइडलाइन फॉलो की जा रही है या नहीं? देखिए, हमारे जो अंडर 18 आते हैं बच्चों, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगवाए जाएं। और जो टीम गेम्स हैं उसको डिस्टेंस के साथ मेंटेन करके किया जाए। जो ओवर 18 है उनके इंजेक्शंस होने चाहिए। तो ये चीज़ें सारी हम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्समैन भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, और हमारे कोचेज़ और हमारे जो DSOs हैं इसको अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आम पब्लिक जो है सैर करने आती है, वॉक करने आती है, साइकिलिंग करती है, तो उनको भी यही कहा गया कि आप अगर सैर भी करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करें, अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं, और वैक्सीनेशन के साथ ही डबल डोज होने के बाद ही आप बाहर निकलें। क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी से हो जाए, आप सुरक्षित हैं ये आपको पता है, आप ठीक हैं, लेकिन सामने वाला ठीक है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है। लेकिन उसके जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी ड्राइव करते समय हमें ये पता है कि हम सही ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी सही ड्राइव कर रहा है ये हमें अनुमान नहीं होता, ये पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट होकर रहना पड़ता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी अलर्ट होकर रहना है कि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरा सुरक्षित है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को सुरक्षित रखना है। वर्ष 2022, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात है, आपका स्पोर्ट्स के अंदर बतौर खेल मंत्री रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, फर्स्ट तो सबसे पहला मेरा यही टारगेट था और है भी कि खेलो इंडिया, क्योंकि खेलो इंडिया के लिए हमें 2020 से हम लगे हुए हैं कि अब होगा, किसी न किसी कारणवश आगे जाता रहा है, और अब यही है कि 2022 में हम फाइनली इसको करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न यही है कि 2022 में हम सबसे बड़ी जो गेम्स है वो खेलो इंडिया हों। और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए और यूथ डिपार्टमेंट, जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर जो डिपार्टमेंट है, इसके लिए नई नई योजनाएं लेके हैं, उसके लिए हमारा काम चल भी रहा है। और खिलाड़ियों के लिए हम किस तरीके से काम करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी एक बात कही थी कि हम मैपिंग करवा रहे हैं स्टेडियम्स की, वो हम इस मैपिंग करके उसी हिसाब से बच्चों को सुविधाएं मिले, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर स्टेडियम हो, और बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा सकें, उससे और अच्छे खिलाड़ी बन सकें। और साथ साथ ग्रास रूट के ऊपर हम ज़्यादा काम करें, जिससे कि हमारी, जैसे जिसको कहते हैं ना, पनीरी तैयार हो, और देश को हम अपने और खिलाड़ी पैदा करके दें। संदीप जी,
एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा कि इस वक्त अगर मोटे तौर से कोई याद हो आपको, हरियाणा का बजट कितना है प्रति वर्ष खिलाड़ियों के लिए, और क्योंकि आगे हरियाणा का बजट 70 भी आना है, उसको लेकर क्या कुछ ज़्यादा सरकार से आप सीएम साहब से कहने जा रहे हैं कि इसका बजट बढ़ाया जाए? देखिए डेफिनेटली 2014 से लेके 2021-22 का जो बजट था उसमें बहुत बदलाव भी आया है, बढ़ा भी है। 390 प्लस जो है वो करोड़ जो है वो हमारा बजट है आज की डेट में। और मेरी पूरी उम्मीद भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं, जैसे हमने कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेके आने वाली हैं जो हरियाणा की स्पोर्ट्स को, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन और कोच का जो रिश्ता है उसके अलावा भी कई सराउंडिंग ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाती हैं, उसके ऊपर भी हमें काम करना है, तो उसके लिए भी हमने बजट मांगा है। आप हॉकी के कप्तान भी रहे हैं, हॉकी के खुद प्लेयर भी रहे हैं, आज खेल मंत्री हैं। एस्ट्रोटर्फ की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बतौर खेल मंत्री आपने कितने एस्ट्रोटर्फ अभी तक लगाए हैं और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए एस्ट्रोटर्फ, एथलेटिक्स ट्रैक्स, इंडोर हॉल और बाकी के जो छोटे स्टेडियम्स जो हैं, जिसको हम स्टेडियम सो कॉल स्टेडियम कहते हैं, मैं उनको मैदान कहता हूँ, क्योंकि फील्ड हमें चाहिए बेसिकली। तो फील्ड मैं अगर आपको लिस्ट दूँ तो मैं गिना भी नहीं सकता हूँ जितने बन रहे हैं और जितने बनाए हैं, लेकिन मेरा हमेशा यही रहता है कि सुविधाएं वहाँ दी जाएं जहाँ पर जिस सुविधा की ज़रूरत है, और डेवलपमेंट वहाँ की जाए जहाँ पर डेवलपमेंट करके हमें न्यू यंग कैच देम यंग वाली जो हमारी पॉलिसी है वहाँ से बच्चे और आगे बढ़ाए जाए। आखिरी सवाल है मेरा कि मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन पे दोबारा लौटता हूँ, क्योंकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत बहुत सारे छोटी छोटी एसोसिएशन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की आती हैं, उनमें अधिकारियों का बोलबाला ज़्यादातर रहता है, प्रशासनिक अधिकारी हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, तो क्या इस प्रथा में कुछ परिवर्तन, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं और खेल मंत्री हैं, कुछ चेंजेस नजर आएंगे? देखिए डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम करेंगे कि जो स्पोर्ट्स लवर है, जो स्पोर्ट्स माइंडेड है, जो स्पोर्ट्स को ऊपर बढ़ाना चाहता है, वही इस चीज़ में आए, क्योंकि ओहदा, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक ओहदा के रूप में आप उनके साथ जुड़ के रहें, आप काम भी करें। आप सोशल वर्कर के रूप में या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के रूप में अगर आप जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस वजह से जुड़ रहे हैं कि मुझे सिर्फ ओहदा चाहिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें, क्योंकि इससे खिलाड़ियों के जो लाइफ है वो टिकी होती है। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। राजनीति के अंदर जहां पंजाब के चुनावों में इनकी भागीदारी दिन ब दिन और सक्रिय रूप में देखी जाएगी, इसके अलावा पंजाब की राजनीतिक नब्ज को भी ये टटोलना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबकी टिप्पणी की, वो अपने आप में ये दर्शाती है कि ये वहाँ की बारीकियों को पकड़ने लगे हैं। दूसरी अहम बात ये कि इन्होंने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन पर डम्मी पदाधिकारी जो आज तक अतीत में रहते रहे हैं, उन लोगों से कहा है कि कम से कम अब जो संगठन से जुड़ें, खेल प्रेमी जुड़ें, जो स्पोर्ट्स को समय दे सकें और स्पोर्ट्स इवेंट्स में पूरा पार्टिसिपेट कर सकें, सामाजिक दायित्व निभा सकें, ऐसे लोग आगे आएँ। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।